स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ये बेसिकली बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा इससे, अगर पूछना भी होगा तो। ठीक है, तो हम उसको कंसेप्चुअली ही तुम्हें बताना चाहेंगे। और इसके साथ एक 50 55 क्वेश्चन की सीट है, वो तुम कर। रिमेंबर इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने तुम्हें बताया है कि देयर इज ऑलवेज प्रायोरिटी चैप्टर्स और नॉन प्रायोरिटी चैप्टर्स, है ना। तो उसमें तुम्हारा एवरेज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब जो परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है या फिर रेशियो बेस्ड टॉपिक्स हैं, वही सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, किसी साल पूछा किसी साल नहीं पूछा, कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज वाइडली यूज्ड दीज डेज। अगर तुम कभी एनालिटिक्स सुने होगे, या फिर तुमने कोई भी सब्जेक्ट में, तुम साइकोलॉजी के लिए पढ़ रहे हो या फिर सोशल वर्क के लिए पढ़ रहे हो या फिर पॉलिसी के लिए पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन दैट, है ना। अगर आगे चल के अगर आपको रिसर्च करना है तो भी स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा इस वीडियो की भी। ये तुम लोग को पता चलता होगा रिकॉर्डिंग करने का, जैसे आ रहा होगा दिस वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डेड। चल रहा है तो। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो अगर तुम्हें कभी पीएचडी करना है या फिर पीजी में भी डिजर्टेशन वगैरह है या रिसर्च करना है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल गो विद वेरी स्क्रैच, है ना। आई जस्ट लाइक हाउ स्टैटिस्टिक्स वुड हैव बीन even appeared in the world of mathematics, है ना। ऑल्दो जब हम बचपन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो हमें लगता था कि इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड समवन हैज डिराइव्ड फ्यू टर्मिनोलॉजीज और उसी को यूज करना है, एनोवा है, मीन, मीडियन, मोड, ऐसे करके बात करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इट्स बेसिकली वेल थॉट, वेल मतलब रिसर्च्ड, और ऐसे सारों के एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है स्टैटिस्टिक्स का डेवलप होना। तो हम लोग नीड के हिसाब से पढ़ते हैं तभी बेटर होता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आवर लाइफ, है ना, जब से नंबर्स का वो हुआ, इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो डेटा इज द थिंग जो आप, हमारी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग आस्क्ड इन नंबर, कितने गेस्ट आए हैं, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बिका है, कितने मतलब होता है ना, कितने परसेंट की वोटिंग हुई है, एवरीथिंग दैट कैन यू स्पीक इन नंबर्स इज अ डेटा। इसके अलावे वो भी होता है, नॉमिनल डेटा भी होते हैं जिसको नाम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 इज ग्रेटर देन 2, बट ये नाम की तरह यूज हो रहा है। तो नंबर यूज्ड इन डिफरेंट वे, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइप्स, बट हम लोग इसमें वेरिएबल्स की बात करेंगे पहले, जो वैल्यू बेस्ड नंबर्स हैं, मतलब जिनकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए। तो जैसे मान लो कोई भी चीज x, जैसे x यू कैन टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द क्लास। जैसे अभी 29 है, कभी तुम्हारे किसी किसी दिन ये दिस कुड बी 20, दिस कुड बी 25, दिस कुड बी 18, दिस कुड बी 35, है ना, 27, ऐसे करके हमारे नंबर्स आ सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो दे कैन टेक अ डिफरेंट वैल्यू ऑलवेज, है ना। और ऐसा नहीं कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट, कभी कभी रिपीट भी हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे इसको इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्यों वेरिएबल बोलते हैं? बिकॉज इट टेंड्स टू टेक डिफरेंट वैल्यू, है ना। और एक वर्ड और होता है रैंडम वेरिएबल, बट आई एम नॉट सेइंग इट इज अ वेरी रैंडम वेरिएबल। क्यों बहुत रैंडम? इसलिए नहीं है क्योंकि ऑल दीज नंबर्स जो है ना, इफ यू विल सी इन डिटेल तो यू कैन फाइंड कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पीछे एक रीजन है, बिल्कुल रैंडम नहीं है। तो इसीलिए आई अवॉइड यूजिंग टर्म रैंडम हियर। और रैंडम समझो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक क्लास है, उसमें मान लो कि 29 बच्चे हैं और रैंडमली पिक अ स्टूडेंट, है ना। अगर आप बोलते हो कि रैंडम सैंपल करना है या रैंडमली पिक अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ 29, तो तुमको लगता है
दिस कैन इवन हैपन, इट इज रिमोटली पॉसिबल है कि रैंडमली हम पिक कर ले किसी को। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ एंड प्रॉब्ली टीचर, जैसे एक टीचर की बात करो तो टीचर का हो सकता है कि वो फ्रंट वालों को ज्यादा देखता है, या जब आप समझो कि उसकी आंखें थोड़ी खराब है, वो पीछे वालों को देख नहीं पा रहा है, तो रैंडम सिलेक्शन में ना बहुत बायस्ड होगा या बहुत चांस होगा कि आगे वाले को पिक करे, है ना। और जैसे मान लो कि कोई जेंडर बायसनेस है, कोई टीचर होता है वो मेल स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, या फिर उसके मतलब एक बायसनेस कहीं भी किसी तरह की है ना, इधर फॉर मेल, इधर फॉर फीमेल, इधर फॉर कलर बायसनेस, इधर फॉर हाइट बायसनेस, किसी भी तरह का बायसनेस होगा, तो वो रैंडम सिलेक्शन में भी ना वो वहां पे हेल्प करेगा। नॉट इवन बायसनेस, जैसे ये हेट्रेड होना किसी के लिए, तो वो भी किसी टाइप का स्टूडेंट्स, या वो हेट्रेड नहीं बोलेंगे उसको, मतलब एक होता है ना अनकंफर्टेबिलिटी या जो भी, तो ऐसे केसेस में भी यू कैन नॉट बी कंप्लीटली रैंडम। तो मैंने रैंडम वर्ड यहाँ अवॉइड किया। अच्छा चलो, ये मैं ये भी बता दूं कि दिस क्लास इज वेरी मच मतलब बातचीत वाला क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप स्टैटिस्टिक्स को इतने अच्छे से समझो कि आगे चल के ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करे, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन पीआईटी प्रोग्राम, क्योंकि उसमें पीआईटी या इंटरव्यू में भी आपसे स्टैट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेशली फॉर साइकोलॉजी और हेल्थ और इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। ऑल्दो पूछ तो किसी से भी सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स इज द की ऑफ एवरी रिसर्च, ठीक है। तो रैंडम इज नॉट वेरी मच पॉसिबल थिंग, तो मैंने इसलिए रैंडम अवॉइड किया, बट वी से इट रैंडम, है ना। तो जैसे अभी हम इसको बोले वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल है, तो जैसे मान लो कि मैंने कई दिन का डेटा मैंने लिख लिया, एंड समबडी आस्क्ड, मेरा फ्रेंड आता है ना, मेरा फ्रेंड ए आता है, वो पूछता है कि अचल आपके क्लास में इन जनरल कितने स्टूडेंट्स होते हैं। नाउ अब मैं उसको पूरी डेटा तो बता नहीं सकता कि मेरे पास इस डेट में 29 थे, इस डेट में 20 थे, इस डेट में 25 थे, इस डेट में 18 थे। फिर आप क्या करते हो, आप बोलते हो पहले यार ये फिक्स नहीं होता, कभी 20 होते हैं, कभी 25 होते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। बट दिस इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिशियन, है ना, स्टैटिस्टिक्स का लैंग्वेज नहीं है। फिर कोई हो सकता है वो बोल सकता है कि यार वो मतलब आपको बेसिकली क्या है कि एक सेंट्रल फिगर आइडेंटिफाई करनी होती है कि हम इस रेंज में बोले कि इसके आसपास होता है, जैसे 25 के आसपास होता है ना, या 30 के आसपास होता है। तो आसपास होना भी अगेन इज नॉट अ मैथमेटिकल टर्म। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को मैथमेटिशियंस ने, स्टैटिस्टिशियंस ने, या जो भी एक समझदार आदमी ने सोचा है कि इसको डील किया जाए। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, कि ये जो डेटा है इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब अब तुम समझ गए होगे। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का मतलब होता है कि फाइंडिंग वन डेटा, है ना, फाइंडिंग वन डेटा अराउंड विच द एंटायर डेटा इज मूविंग, है ना, या फिर द वन पर्टिकुलर वैल्यू बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द एंटायर x, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन माय क्लास। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, है ना, हमने डेवलप करने की कोशिश की, एंड द फर्स्ट मेजरमेंट केम वाज मीन। अब मीन तो तुम्हें पता ही है, इट्स जस्ट एवरेज। ये बहुत ही मैथमेटिकल है। हाउ डू वी फाइंड एवरेज और मीन? हम सारे उसको जोड़ देते हैं, वेरिएबल्स के सारे वैल्यूज को जोड़ देते हैं और नंबर ऑफ डेटा से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मीन वैल्यू हो जाता है। द फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो है मीडियन। तो मीडियन क्या है? अच्छा, अभी मैं इसको ये भी बताऊंगा कि व्हाई वी हैड टू कम अप विद 3 मेजरमेंट्स, है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम अलग अलग मेजरमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दिस वन इज बेस्ट और दिस वन इज वो, कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन बेस्ड पे हम प्रेफर करते हैं कि विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी यूज्ड। तो मीडियन जो है, मीडियन इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू, ठीक है। मिडिल वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अगर हम सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, जैसे हम अगर इसको ऐसे लिख देते हैं 18, उसके बाद 20, फिर तुम्हारा 25, 25 टू टाइम्स, फिर नेक्स्ट तुम्हारा 27,
29 एंड 35। तो इसमें बीच वाली वैल्यू, तो बीच वाली वैल्यू के लिए क्या है कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे इस केस में 7 वैल्यूज हैं, तो इसका बीच वाला तो पॉसिबल है कि ये दिख रहा है, तो इस केस में जो बीच वाली वैल्यू है वो 25, यही मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मीडियन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, टोटल वैल्यू है वो हमारी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। और अगर मान लो कि एक और होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने बोलते हैं कि एक असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बोला एक 37 की वैल्यू होती है, तो उस केस में मीडियन क्या हो जाएगा, इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, तो बीच के दो है ना, क्योंकि 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, बीच के दो इनका एवरेज इज द मीडियन वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा 26, ये तुम्हारा मीडियन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, मीडियन वैल्यू? यस सर। 27 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 करके किया ना आपने? नहीं 25 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसके बीच बीच में मतलब एवरेज वैल्यू ले लिया तो मीडियन। सो नाउ टेल मी, मीन इज व्हाट, मीन क्या है? एवरेज। एवरेज। और एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अरे तुम साहित्य, रुको 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 रुको, हाँ ये चीज तुम्हें बोलना पड़ेगा, एवरेज इज वन यूनिक वैल्यू फॉर व्हिच रिप्रेजेंट अदर्स। हाँ, एंड मतलब इसका टोटल सेम होगा। तो मीन और एवरेज वो हो गया हमारा, मीडियन जो हो गया तुम्हारा वो क्या हो गया, मिडिल वैल्यू। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको रखेंगे तो मिडिल वैल्यू। और लास्ट में होता है मोड। व्हाट इज मोड देन? हाईएस्ट वैल्यू। हाँ, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो जैसे इस केस में तुम बोलोगे सर एक डेटा है विच इज बीइंग रिपीटेड 25, तो ये हमारा यहाँ पे मोड हो गया। ठीक है, अब बात आती है तो सबसे हाँ, कभी ऐसा होता है जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया है 29, 20, 25, 18, 35, 27 एंड 25, तो इसमें 25 दो बार रिपीट हुआ है। अगर एक 25 को हम हटा देंगे तो हर नंबर एक 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 बार ही आया है, करेक्ट? तो ऐसे केस में हम मोड नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, मोड नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन मोड लेने का एक तरीका हो जाता है कि जो क्लोजेस्ट होते हैं ना वो जी ले लेते हैं। जैसे जैसे अगर मान लो एक 25 हट जाता, ठीक है, तो तुम ये जी 25, 27, 29 ये जो है ये क्लोजेस्ट वैल्यू है कि नहीं एक दूसरे से, बाकी इससे जी दूर है और इससे भी बहुत दूर है, तो उस केस में इसका एवरेज ले लेते हैं मोड, है ना। ऑल्दो मोड मतलब रिपीट, फ्रीक्वेंसी रिपीट होना। ठीक है, जी तो ऑल्दो एक बार और कंफर्म भी कर लेना, ये बता भी दिया जाएगा तुमको। एनीवे मतलब अगर मान लो कि अगर 2 बार कोई डेटा रिपीट करता है, जैसे मान लो कोई वैल्यू 3 बार रिपीट हो रही है, कोई वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, तो ऑफ कोर्स 3 वाली मोड होगी। जब 2 बार दो बार अगर हो रहा है तो दोनों ही मोड हो जाएगा। तो अब आते हैं कि एप्लीकेशंस पे कि इन व्हाट केस वी यूज व्हाट, है ना। एक सिंपल तुम लोग को एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे देखोगे कि मीन तो तुम्हें मल्टीपल टाइम तुम्हें दिखता होगा, यूज होता होगा। लेट्स टॉक अबाउट मीडियन, कि मीडियन का एडवांटेज कब मिलता है। तो मीडियन जो है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि जैसे बिजनेस स्कूल का प्लेसमेंट का रिपोर्ट देखोगी ना, तो कोई भी अच्छा बिजनेस स्कूल ऑलवेज दे गिव देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट इन मीडियन। तो वो क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट 20% और लास्ट 20% को हटा देते हैं, है ना, और उसके बाद बोलते हैं कि मीडियन सैलरी जो है वो, मान लो कि अगर किसी ने बोला कि मीडियन, या ये नहीं भी हटाए तो भी, मतलब ये हटाने का दूसरा रीजन होता है, इसमें मीडियन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हटाने के बाद भी जो मीडियन होगा वो यही होगा। तो मान लो नहीं भी हटाया, तो अगर मैंने बोला है कि एक बिजनेस स्कूल का मीडियन सैलरी जो है 8 लाख पर एनम है, ठीक है, पैकेज। तो what can you मतलब what you can definitely say here is कि 50% लोगों की सैलरी 8 लाख से ऊपर और 50% लोगों की सैलरी 8 लाख से नीचे रही होगी, है कि नहीं? यस सर। ये कह सकते ना हम डेफिनेटली।
तो मीडियन से एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर हम एवरेज में बोले कि एवरेज सैलरी अगर 8 लाख पर एनम है, तो दिस यू कैन नॉट से डायरेक्टली और गारंटी से कि 50% लोगों की सैलरी जो होगी वो 8 लाख से ऊपर होगी, है कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है, और 4 बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई और एक बच्चे की प्लेसमेंट हो गई 40 लाख पर एनम पे, तब भी तो इस केस में एवरेज क्या आएगा? एवरेज तो 8 लाख ही आएगा, आएगा ना, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, और इसका मीडियन क्या आएगा? 0, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखे तो मिडिल वाली वैल्यू 0 है, तो 0। तो मीडियन से हमें एटलीस्ट गारंटी होती है कि 50% लोगों का इससे नीचे और 50% लोगों का इससे ऊपर होगा। तो एवरेज कई मामलों में दिस डजंट गिव यू द क्लियर पिक्चर, और ऐसे केसेस में हमें मीडियन से रिपोर्ट करना इज बेटर आइडिया कि मीडियन से हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और तो अगर आपने इस केस में हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू क्यों हटाई हुई है? कहाँ हटाया मैंने? आप बोल रहे थे ना, अगर हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हटा देते हैं तो फिर नहीं, वो प्लेसमेंट के लिए वो लोग हटाते हैं, उससे कोई मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर हम 20% लोएस्ट और 20% हाईएस्ट रखते भी, तब भी तो मीडियन 8 लाख ही होता है ना। हाँ। इसी बाद में मैंने ये एजम्पशन हटा दिया। हालांकि प्लेसमेंट रिपोर्ट में ये हटा के बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कुछ बहुत जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है, दे माइट बी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कि बच्चा पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और ये है। और जो लोएस्ट होता है, जो 0 सैलरी वाली कुछ होती है ना, कम सैलरी वाली होती है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है स्टार्टअप के लिए बच्चे रुक गए, है ना, और कुछ बच्चों ने मतलब किसी तरह से एमबीए क्रॉस किया बट दे कुड नॉट पास वेल, तो उनकी सैलरी कम लगी, तो इसलिए वो ब्रैकेट ये हटा देते हैं। क्योंकि जनरली कोई भी बच्चा जब कॉलेज को वो करता है ना, एक्सेस करता है, तो अपने आप को मीडियोकर मान के ही करता है कि इन दैट क्लास आई वोंट बी इन द टॉप 20 पार्ट और नीदर आई विल बी इन द लेस्ट, मतलब वो 30 वाले में, मतलब लीस्ट 20% वाले पार्ट में। तो वो बच्चों के एनालिसिस के लिए ऐसा उन्होंने हटाया, बट दैट डजंट मैटर इन द केस ऑफ मीडियन। वो आपका मीडियन तो बीच का 8 लाख ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई डाटा तुमको? ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होगा, तो उस केस में हमारा मीडियन और मीन सेम रहेगा। हाँ, Almost. यूनिफॉर्मली ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और ये होता है भी, जैसे मान लो अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो इस केस में मीन भी 3 होता है और मीडियन भी 3 ही होगा, है कि नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जनरली तुम देखोगे कि दुनिया भर के डेटा जो होते हैं ना, कोई भी डेटा जो इसको तुम रैंडमली पिक कर रहे हो, उठा रहे हो, चेक कर रहे हो, तो वो कोई भी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मल कर्व में हम ये मान के चलते हैं कि ये एवरेज भी यही है और मीडियन भी यही है, ठीक है। चलो इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है हमने, एनीवे। बट मैं तुम्हें एक यहाँ पे एक स्किल बताता हूँ तुम्हें, जो तुम्हें चाहिए। हमें पेपर का याद होगा कि जब कभी डेटा ऐसे दिया रहता हो, और जैसे मैंने बोला कि जैसे इस मार्क्स है ये, ठीक है, मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मैंने बोला कि 0 से 10 मार्क्स जो है वो 5, 10 से 20 के बीच में जो है, ऑफकोर्स यहाँ पे 10 कौन सा वाला होगा, यहाँ पे 10 नहीं इंक्लूड होगा, यहाँ 10 इंक्लूड होगा, ऐसा चलता है ना। अगर तुम 0 रख रहे हो तो 0 मार्क्स पॉसिबल मार्क्स है, ऐसा तो है नहीं कि 0 नहीं किसी को मिलता। तो हम 0 से 9 यहाँ पे, तो 10 के नीचे वाली बात करते हैं। तो इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो हम 0 से 9 ऐसे लिखें और 10 से 19 ऐसे लिखें। बट लोग क्या करते हैं, इसको 0 से 10 और 10 से 20 लिखते हैं और जैसे कि यहाँ पे 10 यूज नहीं होगा, यहाँ पे 10 यूज होगा, ठीक है। तो मैंने इस पे ध्यान रखना, कभी कभी इस पे भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को टेबल बनाने में, ठीक है। तो सर अपर वाले केस में 0 to 9 कंसीडर करेंगे, 10 को अपर वाले केस में इंक्लूड नहीं करते।
अगर ऐसा लिखा है जैसे जैसे अगर 0 इज अ वैलिड वैल्यू, ठीक है, केस में हमें अगर 10-10 का ब्रैकेट बना रहे हैं, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 10 का ब्रैकेट बनाऊं, ठीक है, तो 0 to 9 ही तो 10 हो जाता है ना, हाँ। इसलिए 10 तक का हम हटा देते हैं, ठीक है, 10 का। लेकिन अगर इसमें भी अगर वो मार्क्स हम 9 पॉइंट में दे रहे होते हैं तो हमें फिर वो लिखना पड़ता है, यहाँ तक 9 ही लिखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये 10 तो यही रहना पड़ता ना, फिर उसके बाद 9 से यहाँ पे 19 लिखना पड़ता, ठीक है। नहीं समझ रही हो तुम? नहीं समझ आया सर। मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट आप कितने का बना रहे हो। इफ आई एम मेकिंग अ ब्रैकेट ऑफ 10 वैल्यूज, तो 10 वैल्यू में अगर आप 9 पॉइंट मार्क्स ले लोगे, जैसे 9 पॉइंट समथिंग ले लोगे, है ना, तो 0 भी एक वैल्यू है, ठीक है, 0 भी वैल्यू है, तो 0 to, अच्छा नहीं ठीक है, यहाँ तो 10 के नीचे तक तो 10 के अंदर ही रहेगा ना, मतलब 0 से लेकर 9 तक ऐसे तो 10 वैल्यू होते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन 9 पॉइंट कुछ भी ले ले तब भी तो 10 के नीचे ही रहेगा ना वैल्यू, तो हाँ। ये 0 to 10 ही लेंगे। अगर 0 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू तो 0 to 10 लिखते हैं और 10 काउंट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके। एनीवे मतलब हमारा यहाँ स्ट्रगल ये नहीं है, स्ट्रगल तुम्हारा एक फॉर्मूला का अल्टरनेट देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि मीडियन वगैरह का फॉर्मूला याद करना पड़ता है। स्टैट्स की किताब देखते होगे तो तुम देखते होगे कि फॉर्मूला होता है बहुत सारा, तो वो मैं तुम्हें यहाँ से हटाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कई बार अगर टेबल भी है तो यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट द मीडियन, ठीक है। 10 से 20 हो गया, इसमें मान लो कि 12 बच्चे हैं, 20 से 30 हो गया, इसमें 18 बच्चे हैं, 30 से 40 हो गया, यहाँ पे 5, ठीक है, और 40 से इसको 18 नहीं करो, इसको 20 ही कर दो, सबकी आवाज कम आ रही बहुत। एक मिनट मैं टेबल बना दे रहा हूँ, उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है। 40 से 50 के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और तुमसे ये पूछा कि इस डेटा का मीडियन बता, तो तुम मीडियन इसका तो तुम बोलोगे ना कि सर मुझे फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जिसमें तुमने कभी पढ़ा है कि नहीं, मीडियन को निकालना देखा है ना तुमने कभी ना कभी? हाँ सर। है ना, तो मीडियन स्कूल में। हाँ स्कूल में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हुआ करता होगा, तुम लोग को याद होगा, L0 डिवाइडेड बाई L1 ऐसे करके लिखता होगा। तो मेरा हाँ। कि अगर एप्टीट्यूड का पेपर है, जैसे मान लो अगर तुम्हारा टेस्ट के पेपर में ये टेबल देके बोला कि मीडियन बताओ इसका, तो यू शुड नॉट यूज दैट फॉर्मूला, तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना तुमको। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, डिफिनेशन यूज करते हैं। हमारा मीडियन का डिफिनेशन क्या है बताना जरा, एंड यू एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट द मीडियन, अगर तुम मेरे तरीके से सोच रहे हो तो कोई एक बताना, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मीडियन? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखें तो बीच वाली वैल्यू जो है वो, तो सेंटर वाला हाँ ये ऑड केस हमारा, में। हाँ मीडियन है। ऑड केस में मीडियन है और इवन केस में 2 का एवरेज लेते हैं। दोनों का एवरेज। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं? इनका टोटल? हाँ मतलब टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ 45 45 है। तो 45 अगर स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम उनके मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो कौन से नंबर वाले स्टूडेंट का मार्क्स जो होगा वो मेरा मीडियन होगा? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 23rd वाला, 23rd या वाला तो होगा। नहीं 0 to 10 होगा, या फिर नहीं ओहो 30 to 40 वाले का। नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, मैं बोल रहा हूँ अगर 45 स्टूडेंट्स के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में तुम लिखो तो किस स्टूडेंट का मार्क्स मेरा मीडियन होगा? 23rd वाले का होगा ना, वही तो बीच में पड़ेगा ना। आप ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे? नहीं 0 1 2 3 4 नहीं कर रहा मैं, वॉट एवर मार्क्स दे हैव उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है, मार्क्स को, जैसे किसी का 0 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, किसी का 7 हो सकता है, तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 23rd नंबर वाला जो स्टूडेंट है, ठीक है, 23rd नंबर स्टूडेंट है, उसी का मार्क्स तो मीडियन होगा ना।
हम्म है कि नहीं? तो अब जी ये देखो कि ये तो मार्क्स तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे चल ही रहा है, मतलब मार्क्स भी तो मैंने 0 से लेके 50 तक लिखे हैं ना। तो 23rd वाला नंबर जो है किस स्लॉट में गिरेगा, यानी किस स्लॉट में, नंबर स्लॉट में वो 23rd? 20 to 30 20 से 30। वेरी गुड, 20 से 30 वाला। एक चीज क्लियर तो हो गई कि 23rd वाला जो है वो यहाँ पे लाई करेगा इस वाले ब्रैकेट में। अच्छा, अब ये 20 बच्चे जो हैं 20 से लेके 30 के बीच में है, बट वी डोंट नो कि इनका बीच में कितने कितने मार्क्स है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल 20 वुड हैव 21 मार्क्स, ऐसा भी तो हो सकता था ना। हम्म तो हमें ये तो पता नहीं है कि 20 के 20 कहाँ है। तो ऐसे केस में एक जनरल एज्यूम्पशन ले लेते हैं हम। देखो ये एज्यूम्पशन भी हम लेते हैं, स्टैट्स इज इंटायरली मतलब डिपेंड्स अपॉन एज्यूम्पशन, बहुत सारे एज्यूम्पशंस पे हमें खेलना पड़ता है। एक जनरल एज्यूम्पशंस लेते हैं कि ये रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सर मेरा नेट कनेक्शन, आपने 23rd मीडियन निकालने के बाद से एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज। मैंने बोला कि 23rd वाला जो स्टूडेंट है वो मीडियन वाली वैल्यू देगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। जी जी फिर हमने देखा कि 23rd वाला स्टूडेंट्स कहाँ लाई करेगा, तो वो इस वाले पे लाई कर रहा है क्योंकि 5 + 12 17 होता है। तो यहाँ इस ग्रुप का 6th स्टूडेंट जो है वो मेरा 33rd स्टूडेंट होगा। ये बात समझ गई तुम? जी अब 23rd स्टूडेंट जो है वो जो 20 स्टूडेंट्स उस ग्रुप में है उनका तो हमें पता नहीं कि कहाँ पे है वो, मतलब 20 से 30 के बीच में कहाँ पे है। वो हो सकता था ज्यादातर 20 पे हो या ज्यादातर 29 पे हो, हमें ये तो पता नहीं है। तो ऐसे केस में हम जनरल एज्यूम्पशन ले लिया कि रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे बच्चे। ये बात सबको समझ में आ रही है? रेगुलर इंटरवल का एज्यूम्पशन समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब रेगुलर इंटरवल के उस पे अब तुम्हें पता है कि नंबर शुरू होता है 20 से इस वाले ग्रुप का, खत्म होता है 30 पे। टोटल हमारे पास कितने का गैप है? 10 का गैप है कि नहीं? जी और 10 के गैप में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। 20। तो जी हम ये मान के चलते हैं कि उनका स्कोर जो है 0.5 के गैप पे है, यानी कि इन 20 बच्चों का स्कोर जो होगा उसमें फर्स्ट स्टूडेंट जो होगा उसका 20 होगा, सेकंड स्टूडेंट का 20.5 होगा, थर्ड स्टूडेंट का 21 होगा, फोर्थ स्टूडेंट का 21.5 होगा, फिफ्थ स्टूडेंट का 22 होगा और सिक्स्थ स्टूडेंट का 22.5 होगा, और ऐसे ही करके बढ़ता चलेगा। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब तुम एक चीज ध्यान दो, हमारा मीडियन वाला बच्चा कौन सा? 23rd वाला है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, 23rd वाला बच्चे में 5 तो ये पहले निकल गया 0 से 10 वाले रेंज में। 12 जो है 10 से 20 वाला, टोटल बच्चे कितने बीत गए अभी तक? 17 बीत गए। 17। तो बच्चे कितने? सिक्स स्टूडेंट होगा वो 23rd वाला होगा इस ग्रुप का, होगा ना? तो ये जो 6th स्टूडेंट का मार्क्स है 22.5, दिस इज माय मीडियन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? मतलब मैं अभी समझा सर रहा एक था बार तुम लोग को, रिपीट करिए मैं ये क्योंकि कह रहा था, बहुत फास्ट लगा मुझे। फास्ट नहीं लगा, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा मीडियन वाला बच्चा है वो 23rd स्टूडेंट है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? हाँ 36 स्टूडेंट हैं। अरे 36 से 31 हो गए, बहुत सारे लोग गायब हो गए, स्टैट्स को भाव नहीं दिया लोगों ने। भव्या तुम हो? भव्या सहगल नहीं है वो भी, चलो रिकॉर्डेड देखेगी।
और कौन स्टैट के लिए बोला था? साहित्य, तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. I'm following. ठीक है। हाँ, तो एक बार हम रिकैप करते हैं कि हमारे पास 45 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 50 तक में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब 0 से 50 तक में डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो हमने पहले टेबल देखा तो देखा 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 to 50 तक के बीच में हमारे पास सारे बच्चे हैं, ऑल 45 स्टूडेंट्स, क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। तो मीडियन के डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों के मार्क्स को लिखूं तो 23rd वाला जो स्टूडेंट होगा उसका मार्क्स मीडियन होगा, है कि नहीं? जैसे अगर तुम 5 मार्क्स को अगर तुम लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में 2, 4, 7, 9, 9.5, तो उस केस में थर्ड वाला बच्चा होगा वो मीडियन, है ना? इसी तरीके से अगर मैं 45 स्टूडेंट्स के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो 23rd स्टूडेंट्स वाला जो मार्क्स है वो मेरा मीडियन मार्क्स होगा। ठीक है जी सर, क्लैरिटी है? फिर मैंने देखा कि 23rd स्टूडेंट पढ़ेगा कहाँ पे, किस ब्रैकेट में पढ़ रहा है, तो विजुअलाइज हुआ कि ये 5 और ये 12 टोटल हो गया 17, 17 प्लस 6 20 होता है। तो 23 वाला जो स्टूडेंट है वो 20 से 30 वाले मार्क्स के बीच में लाई करेगा। सिंस आई डोंट नो कि हर बच्चे की मार्क्स कितनी है, तो मैंने एक जनरल एजम्पशन ले लिया कि इस ब्रैकेट में 20 to 30 के ब्रैकेट में ये 20 बच्चों के मार्क्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पे हमने बनाया एक चार्ट। हमने बोला जो फर्स्ट बच्चा होगा ये तो मतलब उसका मार्क्स होगा 20, जो सेकंड बच्चा होगा उसका 20.5, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 का गैप है, 20 से डिवाइड करेंगे, 0.5 के गैप पे हम सबको डाल देंगे। तो ऐसे ये सारे बच्चों के मार्क्स हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो नाउ फॉर द 23rd स्टूडेंट 17 तो ये बीत गया हमारा, 17 स्टूडेंट ये हो गए 2 ब्रैकेट के, उसमें 6 स्टूडेंट और ऐड करेंगे तो 23 स्टूडेंट हो जाएगा। तो 17 के बाद 23rd स्टूडेंट का मार्क्स कैसा होगा, वो ऐसे बढ़ते चले गए। 17 के बाद ये 18th हो गया, ये 19th हो गया, 20th हो गया, 21st हो गया, 22nd हो गया, ये 23rd स्टूडेंट का मार्क्स होगा। ठीक है, और जी सर, हाँ ये 23rd स्टूडेंट का मार्क्स है, तो यही मीडियन हो गया इस टेबल का। ठीक है, समझ आ गया आप। हाँ, तो पॉइंट ये है कि आपके पेपर में अगर मीडियन का क्वेश्चन पूछा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई फार्मूला याद है कि नहीं है। आप जस्ट इसी तरह से मैनेज करके अरेंज करके आप उसको विजुलाइज कर सकते हो कि विच वैल्यू वुड बी द मीडियन वैल्यू। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं मोड पे। मोड जो है मान लो कि एक ना मैंने सर्ट की कंपनी मुझे खोलनी है। ठीक है, मुझे कुछ अच्छा सा डिजाइन पता चला और मैंने सोचा कि इस डिजाइन के साथ अगर मैं सर्ट की कंपनी लॉन्च करूंगा इट विल सेल। और मैंने टारगेट मार्केट जो देखा, मैंने बोला कि लेट्स से आई लिव इन मयूर विहार, तो मयूर विहार के आसपास में ही मैं बेचूंगा। तो सिंस माय कंपनी डजंट हैव वो बहुत ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा मतलब हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बेकार नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं कि उस साइज की ही शर्ट बनाए। मतलब वेरिएशन, हम साइज की वेरिएशन नहीं डाल सकते हम शर्ट में, तो हम उस साइज की ही शर्ट बनाए जिस साइज की शर्ट जो है सबसे ज्यादा सेल होगी। यानी कि मेरा पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर मयूर विहार एरिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं जिस साइज के, तो हम उसको बनाना चाहते हैं। तो अगर हम रिसर्च करेंगे उस हिसाब से, तो अगर हमने 50 लोगों के शर्ट के साइज का पूछा कि आप किस साइज के शर्ट पहनते हो, तो कोई 38 बताया, कोई 39 बताया, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 41, फिर 44, है ना, फिर 48 भी कोई बताया, फिर 36 भी बताया, फिर 40, फिर 40। तो ऐसे केस में अगर चूंकि मुझे एक ही साइज की शर्ट बनानी है तो आई विल पिक द मोड वैल्यू, है कि नहीं, क्योंकि दिस विल गिव मी अच्छा। हाँ, तो 40 के साइज का शर्ट बनाना। तो ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे आप मोड वैल्यू को यूज करके रेफरेंस में लेकर आप अपना वैल्यू देते हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी का एक बिग मेजर जो है वो मोड भी होता है, जो कि बहुत लीस्ट यूज्ड है, बट कहीं कहीं पे इट इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो
आपके रिसर्च में हो सकता है ये बड़ा रोल प्ले करे, और कभी कभी हो सकता है कि बहुत लीस्ट यूज्ड होता है। तो अब दो चीजें आती हैं, एक होता है स्टैटिस्टिक्स का। चलो मैं थोड़ा सा फिर से बैक पे जाए, बैकबोन पे, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जिसको हम बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाँ डिस्क्रिप्टिव होता है, वो बेसिकली जो है सेंसस बेस्ड होता है, ठीक है। कि इन्फ्लुएंशियल जो है वो सैंपल बेस्ड होगा, कि मतलब हम पूरी पॉपुलेशन को ना लेके हम उसका छोटा पार्ट पिक करके उससे पॉपुलेशन का इन्फरेंस निकालते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो हो गया, हम पूरे ही पॉपुलेशन के डेटा को यूज करके उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। तो जो मीन मीडियन मोड जो है वो दोनों जगह पे ही सेम ही वैल्यू रखता है, सेम ही डिफिनेशन रखता है। कई सारी स्टैट्स की वैल्यू जो है जो सैंपल के केस में थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, बट उस उतनी टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना है, हमें छोटे छोटे बातों को समझना है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर मीन वाली चीज एक बार फिर से, ठीक है। तो जब हम मीन की बात कर रहे थे तो हम वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक डेटा है जो डिफरेंट वैल्यू लेती है। तो आई मीन इज नॉट अ sufficient data या कैन नॉट रिप्रेजेंट द डेटा इंटायरली इन गुड वे। तो उसको समझने के लिए तुम एक एग्जांपल लो, कि जैसे मान लो कि एक ये अक्सर मैं देता हूँ एग्जांपल क्लास में भी, कि एक 5 फीट का इंसान है, ठीक है, या चलो 6 फीट का इंसान है, और उससे मैंने बोला कि सामने एक नदी बह रही है, और नदी की जो एवरेज डेप्थ है ना, देखो ये एवरेज या मीन डेप्थ, एवरेज डेप्थ जो है इज जस्ट 2 फीट। तो शुड दैट पर्सन ट्राई टू क्रॉस द रिवर बाय वॉकिंग इट? ऐसा करना चाहिए इसको, या वो करेगा कभी? नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नो चांस, क्योंकि वो बोलेगा कि देखो आपको 2 फीट तो आप बता रहे हो सही है, बट ऐसा नहीं है, कहीं पे बिल्कुल जीरो है। जब मतलब बैंक्स पे या जहाँ पे किनारे पे, जहाँ पे वो किनारों पे कम है और धीरे धीरे गहराई पे जाते जाते तो इसकी जो डेप्थ होगी वो बढ़ती जाएगी, कहीं पे 20-25 फीट तक पे भी जा सकती है, और फिर कम होके ऐसे 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 घटती 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 फिर वापस चली जाएगी। तो एवरेज तो भले ही 2 फीट है, बट द हाईएस्ट या डेप्थ जो मैक्सिमम डेप्थ का पॉइंट है वो 25 फीट तक भी हो सकता है। तो नदी के केस में क्या होता है कि यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट रिवर, बट हर जगह हम किस वेरिएबल की बात हो रही है उसको नहीं समझ पाते। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी के म्यूचुअल फंड ने कहा कि ऑन एवरेज हम 20% का रिटर्न देते हैं, ठीक है, ऑन एवरेज हम 20% का रिटर्न देते हैं। या फिर समझो कि एक कॉलेज बोलता है कि ऑन एवरेज हम 5 लाख पर एनम का वो देते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। सो यू डू नॉट नो एक्चुअली कि प्लेसमेंट का फिगर कैसा है, हाईएस्ट फिगर कैसा है, लोएस्ट फिगर कैसा है ना, डेविएशन कैसा है। आपको 5 लाख से आप ये नहीं सोच सकते ना कि मेरी नौकरी जो लगेगी 5 के आसपास लग जाएगी, एवरेज अगर 5 लाख बता रहे हैं। लेकिन एक जनरल माइंडसेट ये होता है, या एक पॉपुलेशन की वो समझो वीकनेस है कि वी थिंक टू बी नियर द एवरेज। हमें लगता है हम लाइफ में पूरा एवरेज रहे हैं तो यहाँ पे भी एवरेज रहेंगे। तो अगर कोई कंपनी बोलती है कि मैं 20% और एवरेज रिटर्न देता हूँ, तो मेरे दिमाग में यही चलेगा कि 20 के आसपास, और अपने लिए मैं पेसिमिस्ट भी हूँ ना, तो 20 से कम मैं 18 सोचूंगा, है ना, बहुत कम हुआ तो 16 सोचूंगा। आई वोंट थिंक कि 0% भी रिटर्न आ सकता है। सिमिलरली 5 लाख पर एनम का पैकेज देख के बच्चे, और ये मतलब जो कॉलेजेस हैं आज के, बिजनेस स्कूल्स या कई सारे स्कूल्स हैं, दे प्ले विद दिस फिगर वेरी वेल, है ना। आपको वो बोलते हैं तो एक नॉर्मल माइंडसेट का लड़का है कितना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कई बार कि उसको लगता है एवरेज तो है ही, सो इन एनी 5 लाख तो कहीं नहीं गया। तो बट ऐसा होता नहीं, इनके फिगर्स हैं, दे आर वेरी मिसलीडिंग, बिकॉज यहाँ रिवर वाली केस पे तो आपको पता है कि पैटर्न क्या है, बट इन केसेस में यू डोंट नो द पैटर्न, यू डोंट नो द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फिगर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको दूसरे मेजरमेंट चाहिए टू कंप्लीट द एवरेज फिगर, कि उससे फिर लोगों को सही डिटेल पता चले। तो वैसे केसेस में आप क्या करो, सबसे पहले लोगों ने जुगाड़ किया, बोला रेंज बताओ, एवरेज के साथ साथ रेंज बताओ।
तो रेंज में उसने बोला है कि अगर 0 to 100 है ना, और एवरेज अगर आपका मान लो कि 20 है, तो यू नो कि 20 के ऊपर का बहुत कम चांस है, क्योंकि एक बड़ा सा फिगर है वो बहुत सारे को वो कर सकता है, फीड कर सकता है, जो इसमें से कम वाले हैं। तो जब भी रेंज के हिसाब से और एवरेज के हिसाब से पता चल जाता है कि अगर मेरा एवरेज कम है और रेंज की हाईएस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बहुत लीस्ट चांस होगी कि हम रेंज मतलब एवरेज से बड़ा फिगर लें, बहुत चांस होगा कि एवरेज से छोटा ही फिगर ले। क्यों? क्योंकि ये जो 80 का गैप है ये बहुत सारे डेटा को फिल कर सकता है, कैन मेक इट 20। तो ज्यादातर डेटा जो है 0 से 20 के बीच में है, 20 से ऊपर वाले कम है। तो एक रेंज का फिगर है विच वी डिराइव्ड, हमने बोला कि रेंज दो। फिर लोगों ने बोला कि नहीं, इट इज स्टिल नॉट एनफ। तो लोगों ने फिर बोला कि चल रेंज में भी क्या करो, क्वार्टाइल दो, क्वार्टाइल रेंज दो। क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या हुआ कि अगर अगर डेटा जो है, अगर मान लो 100 डेटा है, तो फर्स्ट 25 का, नेक्स्ट 25 का, नेक्स्ट 25 का, नेक्स्ट 25 का, ऐसे क्वार्टाइल रेंज दो कि इससे थोड़ा और बांट के मुझे दिखेगा तो आई कैन प्रेडिक्ट। फिर ये भी लोगों को नहीं जचा, बोला कि नहीं इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, ये तुम लोग बात समझ रहे हो ना, ये कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज क्वार्टाइल। ठीक है, तो क्वार्टाइल मतलब कि अगर 100 डेटा है तो 0 से 25 तक का क्वार्टाइल एवरेज हुआ तो सिर्फ इतने का एवरेज, क्वार्टाइल रेंज हुआ तो सिर्फ इतने में सबसे जो छोटा फिगर है और सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे लोएस्ट फिगर जो है और सबसे लार्जेस्ट फिगर जो है वो। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। तो ये रेंज हुआ, ये क्वार्टाइल हुआ, बट स्टिल मन नहीं भरा। मतलब मैथमेटिशियंस दे वांटेड टू हैव समथिंग मोर और बेटर वे टू रिप्रेजेंट द डेविएशन और व्हाटएवर यू कैन से। तो फिर उन्होंने बोला गया कि चलो डेविएशन का मेजर करते हैं। तो डेविएशन के मेजर के लिए उन्होंने देखा कि जैसे मान लो कि एक सेट ऑफ डेटा हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 32, 35, 25, 28 एंड 30। तो अगर ये हम x लेंगे तो इसका एवरेज तो 30 आएगा, तुम लोग को दिख ही रहा होगा कैसे आएगा, है ना। मैंने इंटेंशनली एक बार 2 ज्यादा लिया तो एक बार 2 कम लिया, एक बार 5 ज्यादा लिया 30 से तो एक बार 5 कम लिया, और एक बार 30 ही लिया। तो ये हमारा मीन हो गया। तो हमने बोला कि डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन जब हमने देखा कि ये तो 2 का डेविएशन है, ये 3 का है, ये -5 का है, ये -2 का है, ये डेविएशन है। तो अगर हम डेविएशन को ऐड करेंगे, ठीक है, तो मीन वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, हमारा डिफिनीशन ही ऐसा है कि मीन वैल्यू इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन वैल्यू का डिफिनीशन क्या होता है, एवरेज वैल्यू का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट मींस टोटल डेविएशन। सर डेविएशन मतलब गैप होता है मीन निकालने के बाद, हाँ, एवरेज निकालने के बाद। मीन से कितना डेविएटेड है, एवरी डेटा हाउ मच डेविएटेड इज फ्रॉम द मीन। तो जैसे ये 30 जो है, 30 से 2 आगे है ना, तो प्लस में है ये जी। 35, सॉरी ये 5 होना चाहिए। 35 जो है 30 से 5 आगे है तो +5 हो गया। तो अगर तुम जी। मीन तो बाय डिफिनीशन ही ऐसे है कि नो डेविएशन, मतलब 0 डेविएशन है ना। अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करें तो सबकी वैल्यू 30 आएगी, तो ऐसे तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमें डेविएशन मेजर करना है, वी डोंट मतलब हियर वी डोंट ये कंसर्न विद, वी आर नॉट कंसर्न विद द पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। हम ये चाहते हैं कि डेविएशन का मेजरमेंट रखें कि ऑन एवरेज कितना डेविएट होता है डेटा, है ना। तो हाउ मच डेविएशन इज देयर, इससे हमारा कंसर्न है, न कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब किसी भी तरह का डेविएशन है। तो अगर हम ऐसे डेविएशन मेजर करें, टोटल करें, तो 0 आएगा। तो इसका एक उपाय है कि इन्होंने बोला कि डेविएशन का मोड ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये 2, ये 0, टोटल तुम्हारा हो जाएगा 14। और एवरेज डेविएशन हो जाएगा, एक टर्म इन्होंने और निकाला, एवरेज डेविएशन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 5। सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं दैट इज सेम एज एवरेज डेविएशन ओनली। नहीं 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 नहीं, यही वही तो पहुंच रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा टाइम देती तो अभी हम पहुंचे होते हो। नहीं मतलब हम आते हैं वहां पे, रुक जाओ। तो ये एवरेज डेविएशन है। तो कुछ दिन तक तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगा कि एवरेज डेविएशन इज अ गुड मेजर। तो जैसे अगर मैं बोलूं, एक तो मैं आइडिया दूं कि मैंने बोला कि एक बैट्समैन है, उसका एवरेज स्कोर है ना, एवरेज स्कोर 72 का है और एवरेज डेविएशन जो है वो 12 का है।
तो तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मोस्ट लाइकली जो है वो 60 to 84 के बीच में स्कोर करेगा। थोड़ा और पीछे जाओ तो तुम बोल सकते हो कि 48 से लेके 96 के बीच में तो जरूर ही रहेगा उसका स्कोर। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एवरेज डेविएशन से आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो जैसे अगर मान लो कि एक समझो मैं तुम्हें एक डिसीजन मेकिंग का वो बताता हूँ, मैं सिचुएशन बताता हूँ मैं कि हाउ डू वी मेक डिसीजंस। जैसे एक तुम क्रिकेट टीम की कैप्टन हो, ठीक है, एक क्रिकेट टीम की कैप्टन हो और फर्स्ट डाउन मतलब फर्स्ट विकेट जल्दी गिर गया, तो आप फर्स्ट डाउन किसी बैट्समैन को उतारना चाहते हो एंड देयर आर टू बैट्समैन, एक का एवरेज 70 है 72 है, एक का 75 है मान लो। इसका एवरेज डेविएशन जो है वो 10 का है और इसका एवरेज डेविएशन जो है वो 30 का है। तो एवरेज डेविएशन ऐसे लिख देते हैं, ये मीन वैल्यू हो गया। तो किस बैट्समैन को तुम प्रेफर करोगे? 72 वाले, हाँ, क्यों? क्योंकि दैट इज हाँ डेविएशन कम है तो हाँ, कंसिस्टेंट है थोड़ा। हाँ, तो आपको ये भी चाहिए कि फर्स्ट डाउन आपका जल्दी गिर चुका है, फर्स्ट विकेट जल्दी गिर चुका है, तो आप फर्स्ट डाउन पे यू वांट सम स्टेबिलिटी, है ना? तो आप वो रिस्क नहीं लेना चाहोगे कि दूसरे वाले बैट्समैन को उतार दे और वो एवरेज डेविएशन 30 है, यानी कि ज्यादा भी डेविएशन रहा होगा एवरेज। Sir, हाँ, so how do we determine the range from the average deviation? नहीं, हम रेंज नहीं डिटरमाइन कर सकते, No, बट you हाँ, just told me, right? Like from if it is from 70, we take the range like 12 average deviation. The range would be अच्छा, from 60 to 84. वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। एक ना देखो, तो यू फॉरगेट दैट पॉइंट दैट यू मेड, उस पे हम आते हैं। बट तुम अपने लाइफ में ये ध्यान रखना कि मोस्ट प्रोबेबली नेचर फॉलोज द सिमिलर प्रोबेबिलिटी सिस्टम, ठीक है? तो अगर तुम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना कोई भी जगह का, तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, ये मीन वैल्यू होती है, तो उससे मान लो ऐसे डेविएशंस है, मान लो कि ये पहला तीसरा, तो तीन डेविएशन प्लस, जैसे मीन से इधर 3 डेविएशन, मीन से इधर 3 डेविएशन बढ़ जाओ ना, तो 99.9% डेटा जो है ऑलमोस्ट इसी के बीच में लाई करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अच्छा चलो उसको हम ये जो हमने एवरेज डेविएशन निकाला उतना ही प्लस में भी होगा, वो उतना ही माइनस में भी होगा। हाँ, तो हमारा ज्यादा both डेटा कवर हो जाते हैं। चलो उस पे हम आते हैं। एक मिनट, किसने पूछा था? साहित्य ने पूछा था क्या? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे आएंगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है? ये लो, तो ऐसे इस केस में आप डिसीजन लोगे फर्स्ट बैट्समैन का। लेकिन अगर यही तुम्हारा अगर 6 डाउन होता, ठीक है, और यू वांटेड टू, मतलब ये कि अगर तुम्हें कोई बैट्समैन उतारना होता और ये 2 बैट्समैन होते, तब प्रॉब्ली आप इसको प्रेफर कर सकते थे। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऑलमोस्ट आई कुड नॉट मेक द क्लियर सिचुएशन जहाँ पे यही प्रेफरेबल हो सकता है जगह पे भी ये प्रेफरेबल हो, बट डेटा जो है कई बार बैट्समैन को। तुम लोगों ने कभी मनी बॉल का नाम सुना है? एनीवन? नो सर। ब्रैड पिट का नाम सुना है? Yes, sir. यस सर। कितने लोग फैन हो उसके? मतलब हो गए ही, चैट पे तो लिख दो कम से कम। I am not sir. अच्छा, तो बहुत लोग तो होगा ना। ब्रैड पिट की एक मूवी है मनी बॉल, ठीक है, कभी मौका मिले तो देखना, ये नेटफ्लिक्स पे शायद है, नेटफ्लिक्स या अमेजन पे। तो इसमें जनवरी के बाद ही देख पाएंगे। अरे नहीं, जनवरी तो टेस्ट एग्जाम को पता नहीं क्या बना रखे हो। बहुत कूल माइंड से होके देखो, 2 पेपर सबका कॉल आ जाएगा। एंड बिलीव मी, मतलब लास्ट ईयर भी टेस्ट में तो आ ही जाता है कॉल मैक्सिमम लोगों का, सबका। तुम लोग थोड़ा सा लेकिन रिलैक्स हो, ज्यादा पैनिक हो गए तो ज्यादा दिक्कत होगा। मतलब बिग बॉस देख सकते हैं? नहीं, बिग I बॉस should relax also. अरे नेहाल, तुम नहीं बोलोगे, तुम डिप्रेशन फैलाते हो, पता है। तुमको पहले योगा करना चाहिए सुबह सुबह 1 घंटा, तब जाके दिन में बात करनी चाहिए। करते हो कि नहीं होगा निहाल? नहीं सर, रात तो के 2-2 बजे तक तो सॉल्व करते रहता हूँ क्वेश्चन।
तो उसके बाद योगा करा करो। कम तुम 30 मिनट के तुमने आज एक कसम खा लो कि कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन करोगे, उसके बाद ही बोलोगे, बात करोगे, Okay, sir. क्योंकि यू ऑलवेज टॉक नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें करना चाहिए, और उसके बाद मेडिटेशन के बाद नेगेटिव थॉट आते हैं तब बोलो। तो मैं ये कह रहा था कि यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। बिग बॉस इसलिए नहीं देखना है क्योंकि दैट डजंट गिव यू एनीथिंग, वो आपका कुछ कंसेप्ट वो कर देंगे, मतलब हटा देंगे, भुलवा देंगे तुम लोग को, तो इसलिए बिग बॉस नहीं। तो मनी बॉल में एनीवे मतलब मेरा पॉइंट ये था कि एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है, वेयर अ मैनेजर यूज्ड, एक मतलब बाहर के टीम के मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर ने एक मैथमेटिशियन को हायर करके एक पूरी बास्केटबॉल टीम को, मतलब बास्केटबॉल नहीं बेसबॉल टीम को उन्होंने नंबर्स के थ्रू मैनेज किया, डेटा के थ्रू, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, किससे कैसे मैच करानी है, एंड थ्रू दैट डेटा मैनेजमेंट बहुत लास्ट की जो टीम है दे मतलब बिकेम वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीम ऑफ दैट टूर्नामेंट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। आजकल तुम आईपीएल देखते हो, इसमें बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स यूज होता है, कंपनी डेटा एनालिटिक्स यूज करती है, एंड द थिंग इज यू कैन ऑल्सो यूज द सेम, मतलब आप अपने नॉर्मल लाइफ में यू कैन यूज डेटा इन अ बिग वे। आपको बस समझना है कि व्हाट क्या चीजें कब और कैसे मैटर करती हैं। तो जैसे तुम्हें मीन और डेविएशन का मतलब हम समझा रहे हैं, तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट ये है कि ये एवरेज डेविएशन था, तो अब हम बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, बट सिंस होता क्या है कि एवरेज डेविएशन के केस में क्या होता है कि जो कम और ज्यादा डेविएशन वाली जो वैल्यू है, जैसे इस केस में तो ऑलमोस्ट 2 और 5 वाला ही वैल्यू है, जैसे मान लो कि डेविएशन रहता है 1, 1, 10 है ना, 3, 0। तो इस केस में अगर मान लो ऐसा डेविएशन होता तो ये इसका टोटल डेविएशन कितना होता बताओ तो जरा सा, 15 होगा, और एवरेज डेविएशन कितना होगा 15/5 विच इज 3। तो तुम देखो कि 3 तो रिप्रेजेंट हुआ, 1 के पास है 3, बट 10 इज वेरी वो, तो 3 से हम 10 की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे कि 3 डेविएशन, अगर हम बोले कि 3 एवरेज डेविएशन है तो 10 वुड बी अ डेविएशन आल्सो। तुम नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे कि 3 है तो बहुत ज्यादा 6 होगा, बहुत ज्यादा 8 तक होगा, 10 सोचना इज लिटिल डिफिकल्ट। तो इस केस से बचने के लिए, ध्यान से सुनना, इस केस से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, लोगों ने क्या किया कि पहले जो भी डेविएशंस आ रहे थे, ठीक है, ध्यान से देखना, यहीं पे मैजिक है, सारे डेविएशंस को उन्होंने स्क्वायर कर दिया। आपके टीचर अगर कभी कभी पढ़ाए होंगे इस बात को तो वो बोले होंगे कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर करते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मान लो कि ये सारा मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा 111. 100, और फिर उसका वो कर दो और डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आएगा, और 22.2. 22.2 का रूट, ये कितना आएगा ऑलमोस्ट, बताना जरा, ये 4.6 आएगा ना। तो तुमने देखा कि जो हम एवरेज डेविएशन निकाले थे वो 3 आया था, और जो ये वैल्यू आई है वो 4.6 है, which does justice on the value of 10। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो एवरेज डेविएशन हमने निकाला था उसमें 10 के साथ थोड़ा अन्याय था। When we calculated the ये डेविएशन स्क्वायर करके पहले, तो स्क्वायर करके हमने निकाला, फिर रूट लेके निकाला तो 4.6 आया। तो इसी वैल्यू को हम, चूंकि ये ज्यादा अच्छा मेजर है डेविएशन का, ठीक है, मतलब ये भी डेविएशन का मेजर था, डेविएशन का मेजर है, इसको हम एवरेज डेविएशन बोल रहे थे, बट ये थोड़ा ज्यादा अच्छा मेजर है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये 14 वाले केस में भी कर सकते थे ना। हाँ, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
बहुत ज्यादा तुम्हें एडवांटेज नहीं मिलता। जैसे करके देख लो, जैसे हमारा अभी कितना आया था, 14/5 आया था ना, 2.8 आया था। अब तुम स्क्वायर भी करते तो 4, 25, 25, 4, 0, इसको ऐड कर लो तो ये कितना होगा, 58। 58। 58/5 करोगे तो कितना होगा, 11.6, और उसका रूट लोगे तो कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, है ना। ह्यूज गैप आ तो गया सर। नहीं, बहुत बड़ा गैप कैसे है, जैसे ये 2.8 है, ये 3 पॉइंट समथिंग है, ओके हाँ सॉरी। तो ये बहुत ज्यादा, तो मतलब स्टिल इट इज अ बेटर मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि तुम्हें ऑप्शनल है कि कभी ये यूज करेंगे कभी वो यूज करेंगे। वंस यू एस्टैब्लिश्ड कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर है तो आप ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड बोलते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर गुड, पहले वाले से बेटर, ठीक है। और इसी बीच में जो हम ये निकाल रहे थे 111/5, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। 111/5 जो हम निकाल रहे थे 22.5 विदाउट मतलब जिसका रूट अभी तक नहीं लिया है हमने, उसको हम वेरिएंस बोलेंगे, ठीक है। जी सर। आ गई, बोलो। क्या? ये बात समझ में आ गई ना, वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। यस हाँ सर। सर। तो एकदम ब्लाइंडली तुम याद रख सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज वेरिएंस, है ना। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेरिएंस क्या है, तो पहले तुम बोलोगे, ऐसे दिमाग में रखोगे तो बिल्कुल याद रहेगा कि पहले हम डेविएशंस निकाले थे, फिर डेविएशंस जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों था, तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया था मोड लगा के, फिर हमने इसका एवरेज ले लिया, तो ये हमारा एवरेज डेविएशन बना था। बट दिस वाज नॉट हेल्पिंग मच, थोड़ी कमी थी इसमें, तो फिर हमने डेविएशंस का स्क्वायर कर लिया। तो डेविएशन का स्क्वायर मतलब क्या, x जो मान लो x बार मीडियन है और ये सारी वैल्यू है x1 x2, तो ये डेविएशन हो गया, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद सबको जोड़ दिया, ये सब का साइन लगाने के बाद x1 जो है x2 x3 सारा रख के इसको जोड़ के अगर n से डिवाइड कर दें तो ये हमारा वेरिएंस बन गया। यानी डेविएशंस के स्क्वायर को सम करके उसका एवरेज निकाल दे तो वेरिएंस बन गया, और फिर जब इसका रूट निकाल दें तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। सर जो मॉड लिया हमने डेविएशन का, वो अगर हम नहीं लेंगे तो डेविएशन हमेशा नेट 0 ही रहेगा ना। हाँ, टोटल डेविएशन हमेशा 0 रहेगा, वो तो तुम एवरेज की क्लास से भी समझ गए होगे। हाँ सर, वो आपने एग्जांपल लिया था ना, उसमें आपने रैंडम लिया था शायद, इसीलिए हाँ। उसमें आपने 0 नहीं किया था। तो मतलब जो एवरेज का डेफिनेशन ही यही है ना कि हम सारी चीजें अगर सारे डेविएशंस खत्म कर दें तो हमें एवरेज मिलेगा, यस। ठीक है। तो ये आया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये बहुत कमाल की चीज है। कमाल की चीज ऐसे है जो तुम्हें हम अभी इसको बहुत ब्रीफ में बताते हैं। बस यही सब पूछता है ना। जैसे मतलब तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें रिग्रेशन बताऊंगा, कोरिलेशन बताऊंगा, कोवेरिएंस बताऊंगा, मतलब कोरिलेशन कोवेरिएंस एक ही साथ है, इसके बाद रिग्रेशन है, और इसके बाद इधर अभी थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि अब सिंगल डेटा पे है तो हम सिंगल डेटा पे बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम कोई भी डेटा जो है ना, जैसे मान लो कि लोगों की हाइट या फिर लेट्स से इनकम या फिर ऐसा समझो एज। हाँ एज, तुम कोई भी डेटा ना वर्ल्ड वाइड सब लोगों की मेजर करोगी ना तो बहुत हद तक वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करता है, लेकिन ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है, और इसी को हम बेल कर्व कहते हैं। याद रखना, ये यही सब पूछता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं इसको,
बेल कर्व भी बोलते हैं इसको, और इसी को गॉसियन कर्व भी बोलते हैं। दे ऑल मीन सेम, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चली गया कि एक ऐसी वैल्यू होगी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी, है ना, तो उसको हमने बोल दिया एवरेज। और यही मीडियन भी होगा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो, ठीक है। और यही मोड भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ नंबर्स है कि कितनी बार ये वैल्यू आ रहा है। तो अगर मान लो कि कोई किसका मेजर किया जाए, जैसे मान लो कि हम एज का मेजर करते हैं, तो एवरेज एज जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का आ रहा है लेट्स से 32 ईयर्स। तो 32 ईयर इज द एवरेज एज। और जो कैलकुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन का कैलकुलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है जैसे मान लो कि 5 ईयर, या फिर जरा सा होल्ड करोगे। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि मान लो कि स्टैंडर्ड एविएशन 5 रख लो या कुछ भी रख लो, जैसे मतलब कोई एक मेजरमेंट है, एज वाले में सूट नहीं करेगा इसलिए नहीं रख रहे हैं हम। ऐसा ऐसा समझो कि जैसे एक पूरी लोकेलिटी है, उनका एवरेज सैलरी जो है 32,000 है या 30,000 है, और 5,000 का स्टैंडर्ड एविएशन है, ठीक है। ये एवरेज सैलरी, ये ध्यान रखना, ये बहुत तुम्हें यूज आएगा, बहुत काम आएगा। ये हमारा ये लास्ट लेसन है अभी का, ठीक है। तो बाकी सेकंड में हम करेंगे। 30 की एवरेज सैलरी एंड 5 हाँ, 5 जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन है। तो तुम नॉर्मली देखोगे ना कि जैसे ये कर्व को दोनों तरफ हम 5-5 इधर बांट देते हैं, ठीक है, 5-5 का ये कर देते हैं। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है। ये 30 है तो ये वाला तुम्हारा 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल सी कि जैसे एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, जैसे एवरेज वैल्यू से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाते हैं तो 35 पे पहुंचे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाते हैं तो 25 पे पहुंचे। तो यू विल अमेज टू नो कि चाहे डेटा कैसा भी हो, मतलब उसका एवरेज कुछ भी हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे के बीच में ये 30 है। इस रेंज में पूरी पॉपुलेशन का 64 पॉइंट समथिंग % लाई करता है। अब ये जो है ना, ये नेचुरल समझो कि पैटर्न है विच वी नेवर टेंड्स टू इग्नोर, है ना, या नेचर डजंट डेविएट फ्रॉम दिस पैटर्न। तो अगर तुमको कभी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पता है और तुमसे बोलता है कि जैसे मान लो कि एक बोला कि एक स्कूल है जिसमें 5,000 स्टूडेंट्स है ना, और पॉकेट मनी जो बच्चों को मिलता है, तो एवरेज पॉकेट मनी जो है वो लेट्स से 2,000 रुपीज़ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 400 रुपीज़ है, ठीक है। तो तुम ये गारंटी से कह सकते हो कि 64% बच्चे जो हैं वो 1,600 से लेके 2,400 के बीच में ही लाई करते हैं। ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? So is this like always 60 हमेशा true? 60 हाँ, दिस इज लाइक ऑलवेज ट्रू। मतलब हमेशा ये मान के 64% ही। हाँ 64 पॉइंट समथिंग, जैसे एग्जैक्ट परसेंटेज फिगर जो है वो मैं तुम्हें 1 मिनट को बता देता हूँ मैं, वो तुम्हें एग्जैक्ट रखने की भी जरूरत नहीं है, वो तुम उसको ऐसे भी मतलब, रुक जाओ, मैं 64 ही फिगर मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ क्या, 1 मिनट। ये हर बार मैं
हाँ 64 नहीं 68.26 आप मान लो, ठीक है 68.26। मतलब आप ये समझो कि इसी को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम बांट देंगे तो 34.13 इधर और 34.13 इधर % होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है जनरली कि एवरेज वैल्यू से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाए तो 68.26% जो टोटल पॉपुलेशन का डेटा है वो उसके अंडर में लाई करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन चले जाओ पीछे, जैसे 20 से 30 और फिर ये 40, इसके बीच में 95.44% डेटा लाई करता है। ये बात आ गई समझ में? दिस इज लाइक ऑलवेज ट्रू, है ना? ये हमेशा सच मान के चलो, और इसका यूज करेंगे हम आगे चल के कभी ना कभी उसमें नॉर्मल सब्जेक्ट में भी। तो फिर तुम एक लास्ट बच गया तुम्हारे पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे पीछे, तो 3 स्टैंडर्ड मतलब 15 से लेके 45 तक का अगर हम देखें, अगर सैलरी 1000 तक का, विच इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और 3 ST इधर और 3 ST इधर अगर है, तो इस रेंज में 99.7% डेटा लाई करता है। तो तुम समझ रहे हो ना कि 45 से ऊपर होना और 15 से कम होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो किसी रैंडम स्टूडेंट को उठाओगे, किसी रैंडम आदमी को उठाओगे इस पॉपुलेशन का, तो 68% चांस है कि वो 25 से लेके 35,000 पर मंथ के बीच में कमा रहा होगा। 95.44% चांस है कि वो 20,000 से लेके 40,000 पर मंथ के बीच में अर्न कर रहा होगा। एंड 99% चांस है कि वो 15,000 से 45,000 तक के ही बीच में काम कर रहा होगा, मतलब अर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट 2 की क्लास करेंगे, अभी तुम लोग इतने पे ही ध्यान रखना और क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो हम क्लास होगा वो लास्ट क्लास ही होगा।